10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. सबसे पहले लास्ट क्लास को रिवाइज करते हैं जो अब तक हम लोगों ने देखा। शायद 3 लेक्चर्स हो गए सैलरी में। क्यों? पक्की बात है ना? फर्स्ट 3 लेक्चर हुए, 4 लेक्चर हुए? 3। दिस इज योर 4th लेक्चर। सैलरी सेक्शन 14 स्टार्ट किया था हम लोगों ने। दे आर 5 हेड्स ऑफ इनकम: सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज। सेक्शन 14 ए देखा था हम लोगों ने: इफ एनी इनकम इज एग्जेम्प्ट देन द रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स आर डिसअलाउड। याद आया? सेक्शन 15 देखा था हम लोगों ने: चार्जिंग सेक्शन ऑफ सैलरी, ड्यू बेसिस और रिसीट बेसिस, विच एवर इज अर्लियर, एंड एरियर ऑफ सैलरी बट सब्जेक्ट टू सेक्शन 89(1). सेक्शन 16(1) देखा था: स्टैंडर्ड डिडक्शन जो डिलीट हो चुका है। सेक्शन 16(2) हम लोगों ने देखा था: एंटरटेनमेंट अलाउंसेस अवेलेबल टू अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज डिडक्टेबल। एक्चुअल अमाउंट 5,000, 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी। सेक्शन 16(3) देखा था: प्रोफेशनल टैक्स और एम्प्लॉयमेंट टैक्स, जो भी अमाउंट पे करेगा एम्प्लॉय इस अकाउंट में वो डिडक्टेबल होगा। सेक्शन 17(1) में डेफिनेशन देखी थी सैलरी की: बेसिक सैलरी, वेजेस, एन्यूटी, पेंशन, ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड, लिव इन कैशमेंट, कॉमिटेड पेंशन, एडवांस सैलरी, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, परक्विजिट्स, अलावेंसेज, बोनस, कमीशन। सेक्शन 80(c)(d). क्लियर? सेक्शन 17(2) डेफिनेशन देखी थी परक्विजिट्स की: रेंट फ्री अकोमोडेशन, कंसेशनल रेंट अकोमोडेशन, the value of any benefit or amenity provided by the employer to the employee only in the case of a specified employee, the value of any obligation made by the employer on behalf of the employee, any sum paid to get an assurance of life of the employee, fringe benefits as may be prescribed any go-to rules, superannuation fund में contribution employer का in excess of ₹1 lakh, एंड लास्ट मैंने बताया था ESOP और एम्प्लॉय स्वेट इक्विटी शेयर्स अलॉट करना है एम्प्लॉयज़ को फ्री ऑफ कॉस्ट और एट कंसेशनल रेट। 17(3) बताया था प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। 3 पॉइंट्स यहाँ पर बताए थे: एनी कंपनसेशन ड्यू टू और रिसीव्ड बाय एनी एम्प्लॉय फ्रॉम इट्स प्रेजेंट और फॉर्मर एम्प्लॉयर ऑन अकाउंट ऑफ टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। नहीं याद आ रहा। सेकंड बताया था एनी कंपनसेशन ड्यू टू और रिसीव्ड बाय एनी पर्सन फ्रॉम एनी अदर पर्सन बिफोर द ज्वाइनिंग और आफ्टर द सेसेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। और लास्ट बताया था कीप एन इंश्योरेंस पॉलिसी। इसके बाद हम लोग स्टार्ट कर दिए थे रिटायरमेंट बेनिफिट, जिसमें पहला मैंने बताया था सेक्शन 10(10) ग्रेचुटी। ग्रेचुटी में एम्प्लॉयज़ को 2 पार्ट में बाइफरकेट करते हैं: गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलने वाली ग्रेचुटी 100% एग्जम्प्ट होती है, और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलने वाली ग्रेचुटी को 2 पार्ट में देखते हैं: whether the employee is covered under the Gratuity Act 1972 or not. If it is covered, then the list of the following is exempt, because we are just discussing about the section 10(10). Exempt 3 में से जो सबसे कम हो: एक्चुअल अमाउंट 10 lakhs and half month salary 15 divided by 26 days salary on the basis of last drawn salary for each completed year of service or part thereof in excess of 6 months. Salary means a basic salary plus DA. Not covered में हम लोगों ने देखा था 3 में से जो सबसे कम होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा: एक्चुअल अमाउंट 10 lakhs and half month salary 1 divided by 22 1/2 half month salary on the basis of last 10 months average salary for each completed year of service, part thereof वर्ड यूज़ नहीं किया गया था। सैलरी की मीनिंग थी बेसिक सैलरी प्लस DA इफ प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन द बेसिस ऑफ द टर्नओवर अचीव्ड बाय हिम। दैट्स इट। उसके बाद मैंने बताया था सेक्शन 10(10)(a) कम्यूटेड पेंशन। कम्यूटेड पेंशन इज द अमाउंट ऑफ पेंशन विच हैज़ बीन कम्यूटेड बाय द एम्प्लॉय वंस। देखिए लास्ट टाइम जो असाइनमेंट दिया गया था आपको, तो कम्यूटेड पेंशन को 2 पार्ट में बांटेंगे: गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय का 100% एग्जाम्प्ट होता है। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का ग्रेचुटी मिला या नहीं मिला? ग्रेचुटी अगर मिला हो
अगर ग्रेचुटी मिला हो तो 1/3 ऑफ द 100% कम्युनिटी पेंशन इज एग्जाम्प्ट, इफ नॉट रिसीव्ड ग्रेचुटी एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट 1/2 ऑफ द 100% कम्युनिटी पेंशन इज एग्जाम्प्ट। बहुत बढ़िया। ठीक, चलिए हम लोगों ने अभी तक, अब जो आपको पेज नंबर मिलेंगे थोड़ा उनको सीरियल वाइज आप सीक्वेंस पे लगा देंगे आगे से। सेक्शन 10(10) ग्रेचुटी हम लोगों ने देख ली। 10(10)A कम्यूटेड पेंशन देख लिया। आज एक और ए जोड़ देते हैं, 10(10AA) और ये है लीव इनकैशमेंट। सर ये लीव इनकैशमेंट क्या है? ये लीव इनकैशमेंट हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं अर्जित अवकाश का नकदीकरण। थोड़ा अजीब लग रहा होगा, मज़ा भी आता है हिंदी में। अर्जित अवकाश का नकदीकरण, एक्रूड हॉलीडेज। गवर्नमेंट ने सीधे सीधे एक रूल बनाया है कि बेटा देखो साल भर काम करो, गेस्टेड हॉलीडेज़ तुम लेते ही हो, छुट्टियां तुम लोग मारते ही हो, गेस्टेड हॉलीडेज़ हुआ, संडे हुआ, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि जो आपकी तबीयत ख़राब होगी, बीमार होंगे आप, तो छुट्टी के दिन ही होंगे, दिवाली या होली के दिन ही होंगे, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। हम आपको एक साल में 30 दिन और देते हैं। हम आपको एक साल में 30 दिन और देते हैं। दे दें उनको, पूरा दे दें, वो भी दे दें, एक दे दें और। व्हाट अ मैनेजमेंट सर जी। देखें इधर, एक साल में गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया आपको 30 दिन छुट्टी देने का। कितने दिन छुट्टी देने का? 30 दिन। आप एक साल में 30 दिन छुट्टी ले सकते हो विद पे। एक साल में आप छुट्टी 30 दिन की ले सकते हो, ये गवर्नमेंट ने रूल बनाया। अब ये दो लोग हैं काम करने वाले, ठीक। एक साल में कितने दिन छुट्टी ले सकते हो? 30, तुम 30। इसमें एक बेईमान है तो एक दर ईमानदार है। ठीक है ना? दोनों लोग काम करने वाले। वो गिन गिन करके छुट्टियां लेता है। लोग गिन गिन करके बदला लेते हैं, वो गिन गिन करके छुट्टियां लेता है। साल में अगर 10 दिन छुट्टी बची हुई और 20 दिसंबर आ गया तो सोचा 10 दिन बचे, 10 दिन छुट्टी मार लेते हैं। इसका ये हिसाब किताब। और वो बेचारा काम के बोझ का मारा बीमार हो तो भी ऑफिस अटेंड करता है। दोनों में फ़र्क है। अब बताओ, पेमेंट तो दोनों को बराबर मिल रही है। ये छुट्टी मार ले रहा है 30 दिन अपनी और वो छुट्टी नहीं मार रहा। दोनों की एज बढ़ रही है साथ साथ और दोनों रिटायर हुए एक साथ। आज वो दिन आ गया सुनहरा जब दोनों को रिटायरमेंट देनी है। बताओ किसका नाम सुनहरे अक्षरों में और किसका नाम काले अक्षरों में लिखा जाए? बोलो भाई। खुद ही कह रहा है कि उसका नाम लिखिए, हम तो बेईमान ठहरे। हाँ, जो ईमानदार है उसका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। अरे सुनहरे अक्षरों में लिखने के लिए कुछ इनाम भी तो चाहिए, नहीं चाहिए? उसको इनाम चाहिए और इसको इनाम नहीं चाहिए, क्योंकि अपना इनाम उसी समय ले चुका है। ये क्या करेगा? अब गिन गिन करके बताएगा। क्या करेगा? अपने मालिक को, देख मैंने कितनी छुट्टियां नहीं ली जितने साल मैंने काम किए। और मालिक क्या करता था?
कहता था 1 साल में हम तो 20 दिन छुट्टी देंगे, जबकि गवर्नमेंट ने कितना बोला था? 30 दिन। ये रूल है। मालिक ने कहा नहीं भाई, हम एक साल में 40 दिन छुट्टी देंगे, जबकि गवर्नमेंट ने क्या बोला था? अब बताओ इस केस में कौन सा रूल प्रिवेल करोगे, 20 या 30? और इस केस में दोनों केस में 30। हम लोग इनकम टैक्स रूल पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट रूल बनाती है या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रूल बनाओगे यहाँ पर? नहीं, तुम लोग ऐसे आदमी हो जहाँ पर अगर एम्प्लॉयर को छूट दे दी है रूल बनाने के लिए तो सैलरी चैप्टर तुम लोग पढ़ रहे होते, आज कुछ और पढ़ रहे होते। अरे यहाँ पर गवर्नमेंट का रूल प्रिवेल करेगा ना। इफ द गवर्नमेंट हैज मेड अ रूल regarding the leave that a person can make a leave of 30 days in a completed year of one completed year of service, then he can get a leave of 30 days. Might be he is taking the leave in excess of 30 days or might be the leaves are still accrued. हो सकता है कम छुट्टी ले, हो सकता है ज़्यादा छुट्टी ले। मालिक के हिसाब से हमको क्या करना भाई? We are just following the instruction which are given by the government. क्लियर है? बोलो भाई। तो हमको इनसे कोई लेना देना नहीं। हमको किससे मतलब है? हमेशा याद रखना, हमको 30 दिन से मतलब है। अब जब रिटायर हुआ तो अब गिनना शुरू करेगा। वो क्या करेगा? किसके हिसाब से? 30 दिन के हिसाब से, 40 दिन के हिसाब से, कुछ और के हिसाब से? 30 दिन। ये तो फिक्स हो गया। अगर इसको कहा गया कि छुट्टियां गिनो तो ये अपने पूरे साल लिखेगा, सारे जितने भी हैं। मान लो 20 साल काम किया तो पूरे 20 साल तक रिकॉर्ड बनाएगा और कहेगा इसमें इतना दिन छुट्टी बची, इसमें इतना दिन छुट्टी बची थी, मैंने नहीं ली। बात समझना, अनअवेल्ड लीव, वर्ड ढंग से सुनना। अनअवेल्ड लीव, द लीव, ऐसी लीव जिसके लिए ये अथराइज था और इसने वो लीव नहीं ली, उसको हम कहेंगे अनअवेल्ड लीव। और वो सारी लीव को एक जगह लिखेगा और कहेगा देखो ना, देखो मेरे 170 दिन, चलो 180 दिन मेरी छुट्टियां अभी बची हुई थी। यानी 180 दिन की इसने अपने पूरे लाइफ टाइम में जितने साल काम किया, 180 दिन की छुट्टियां इसने नहीं ली। यानी 6 महीना बोल सकते हो? नहीं। गवर्नमेंट ने कहा तू कितना भी ईमानदार होगा बेटा, तेरी ईमानदारी की ज़्यादा से ज़्यादा इनाम जो होगी या सज़ा जो होगी वो 10 महीने तक हो सकती है, उससे ज़्यादा की नहीं हो सकती। आपको ज़्यादा से ज़्यादा ईमानदारी का जो इनाम मिलेगा वो 10 महीनों से अधिक का नहीं मिलेगा पूरे लाइफ टाइम में। अगर आपने 300 दिन से अधिक की छुट्टियां बचा रखी हैं तो आप बहुत बड़े मूर्ख हो। आपको मैक्सिमम बेनिफिट विच कैन बी अवेल्ड बाय एन एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट ऑन अकाउंट ऑफ लीव इनकैशमेंट इज मैक्स 10 मंथ्स। अगर आपने 11 महीने की छुट्टी बचा रखी, क्यों बचाई? 10 महीने से ज़्यादा का बेनिफिट तो हम लेने वाले नहीं है। 9 महीने की बचा ली, 1 महीने की और बचा सकते थे। बात समझना, ठीक है? तो पूरे लाइफ टाइम में एम्प्लॉय अपनी 10 महीने की लीव छुट्टी ले सकता है, मैक्सिमम बचा सकता है और उसको कमा सकता है एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट। इसी को हम लोग नाम देते हैं कि जब रिटायरमेंट बेनिफिट है, वर्ड क्या है ये? रिटायरमेंट बेनिफिट। यानी इसने अपनी छुट्टियां गिनना शुरू कर दिया, रिकॉर्ड रखना शुरू कर दिया और जानता है ये अच्छी तरह से कि जब मैं रिटायर होऊंगा तो उस समय सारी छुट्टियों का गिन गिन करके पैसा लूंगा। और जब छुट्टियों का मैं पैसा लूंगा तो छुट्टियों का मैं पैसा लूंगा, उसी को हम कहते हैं लीव इनकैशमेंट। जो इसने छुट्टियां कमाई हैं उनका वो कैश लेगा। छुट्टी कर सकता था लेकिन ये काम पर गया था, ये भी छुट्टी कर सकता था, काम पर नहीं गया था और छुट्टी इसने ली, तो इसको तो इसका इनाम उसी समय मिल चुका। क्या सिस्टम है? अब अचानक तुमको 10, 15, 12 महीने का एक साथ पेमेंट दे दिए जाएं तो अचानक सैलरी तुम्हारी बड़ी तेजी से बढ़ेगी और गवर्नमेंट कहेगी हो 10 महीने का आपका 20,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से तो 2 लाख रुपए होता है। अचानक आपकी सैलरी 2 लाख रुपए से बढ़ गई रिटायरमेंट के समय, और 2 लाख रुपए रिटायरमेंट के बाद अगर पाओगे तो गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। एक तो रिटायरमेंट, जब जवान थे काम कर रहे थे, जवान वो वाले नहीं कि बॉर्डर पे काम कर रहे थे, जब जवान थे काम कर रहे थे तो उस समय हम लोग को क्या चाहिए था? उस समय तो हम लोगों ने छुट्टियाँ नहीं ली, है कि नहीं? उस समय मैंने देश के लिए काम किया, अपने एम्प्लॉयर के लिए काम किया। आज जब बूढ़े हो गए हैं, रिटायरमेंट की एज आ गई है, तो अब जब हमको एक साथ पैसा मिल रहा है, उसका इनाम मिल रहा है, तो गवर्नमेंट करिए हमको टैक्स दो। ये कौन सी बात होती है? गवर्नमेंट ने कहा नहीं बेटा, हम तुम्हें छूट देंगे, हम तुम्हें छूट देंगे। किस सेक्शन में? सेक्शन 10(10)(a) में।
क्लियर है? कितनी छूट मिलेगी ये भी याद रखना, आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट है तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। देखें इधर, सबसे पहले दो पार्ट में, एम्प्लॉय को दो पार्ट में बांटेंगे आप लोग, गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉई मालूम है क्या होगा, बताने की जरूरत है क्या? नहीं। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कितने पार्ट में बांटेंगे? एक ही पार्ट में। जरूरी है कि हर जगह दो पार्ट में बांटें, है कि नहीं? और कितने में से कम होगा? 3 में से, 2 में से या 4 में से? 4 में से। हर जगह जरूरी है क्या 3 हो? लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। देखें इधर, पहला एक्चुअल अमाउंट, देख लें इधर, लिखना जरूरी नहीं है भाई। दूसरा मैक्स रुपीज 3 लाख। थर्ड अर्न लीव सैलरी, मान लो तुमने 8 महीने के बराबर का सैलरी मतलब वो अर्न कर लिया छुट्टियां, तो 8 महीने का, 9 महीने का, 9 महीने का, 10 महीने का, 10 महीने का, 11 महीने का, 11 महीने का, 11 महीने का, 11 महीने का, तो लिखो ना फोर्थ मैक्स 10 मंथ्स, है कि नहीं? 10 मंथ सैलरी लिख देना। तो यहाँ तुम 11 महीने का कैलकुलेट करोगे, लेकिन उसके नीचे कितने का करोगे? 10 महीने का। यहाँ तुम 8 महीने का करोगे, लेकिन यहाँ पर 10 महीने का करोगे, तो 8 महीना अपने आप कम हो जाएगा, सोचना ही नहीं है। क्लियर? ये 10 महीना अपने आप सबको क्या कर देगा? रोक लेगा, 10 महीने से आगे नहीं बढ़ने देगा। बेटा तू 3rd गियर लगा, 4th गियर लगा, पीछे से तो रस्सी बांधी हुई है, तो 10 मंथ सैलरी। और इन दोनों का कैलकुलेशन जानते हो कैसे होता है? इन दोनों का कैलकुलेशन कैसे होता है? कौन सी सैलरी जब रिटायर हो रहे थे, जस्ट उसके पहले वाली, शुरू वाली या बीच वाली? कौन सी सैलरी जब रिटायर हो रहे थे उस समय वाली? ग्रेचुटी में मैंने एक वर्ड लिखवाया था, मैंने उस समय कहा था ध्यान देना। अब वो वक्त आ गया है जब तुम लोग को बताया जाए ग्रेचुटी का वो पॉइंट, और आज लिव एनकैशमेंट का। सुन ले इधर, ऑन द बेसिस ऑफ इमीडिएटली, कहीं वर्ड मैंने ये यूज नहीं किया है, हाँ या ना? ऑन द बेसिस ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग 10 मंथ्स एवरेज सैलरी। ग्रेचुटी में मैंने वर्ड लिखा था ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 10 मंथ्स एवरेज सैलरी। ओहो, लास्ट 10 मंथ्स एवरेज सैलरी, दोनों में फर्क समझ में आया? ढंग से देखना जरा, इसका फर्क देख लेते। एक एम्प्लॉई है, वो रिटायर कर रहा है 15 अगस्त आज़ादी के दिन, आज़ादी के दिन रिटायर कर गया, आज़ाद हो गया। बताओ सैलरी के लिए 10 महीना कहाँ से लोगे? जुलाई से लोगे या 14 अगस्त से लोगे? ग्रेचुटी के लिए, ग्रेचुटी के लिए, ग्रेचुटी के लिए जुलाई से लेंगे। चलो आज़ादी कुछ और टाल देते हैं, 31 अगस्त तक के लिए। अब क्या होगा? पूरा अगस्त ले लेंगे। इतनी मार खाओगे। मैंने वर्ड क्या लिखा है? लास्ट का मतलब क्या होता है? करंट होता है कभी? लास्ट का मतलब करंट होता है? अरे लिखा है लास्ट मंथ, तो बात खत्म है। 31 तारीख को भी रिटायर करेगा तो ये अगस्त करंट मंथ हो गया। लास्ट मंथ तो जुलाई हुआ ना, तो जुलाई से ही गिनो। क्या वर्ड लिखवाया है उसमें? तो बात खत्म करो ना, फिर उसमें करंट मंथ क्यों ले आ रहे हो तुम लोग? क्लियर है?
तो ये नहीं कि सर आखिरी दिन में रिटायर हो रहा है ना, तो नहीं कोई फर्क नहीं, वो करंट मंथ हो गया, उसको तो पूरा हटाओ। हम कहाँ से गिनना शुरू करेंगे? जुलाई से। चलो अब बात करते हैं हम लोग लीव इनकैशमेंट की। 15 अगस्त को रिटायर हुआ, तो 14 अगस्त से या जुलाई से? पूछो ना पूछो मुझे क्या। हाँ बोलो। 14 अगस्त से। सोचना क्या है, वर्ड क्या, इमीडिएटली प्रीसीडिंग 10 मंथ्स। तो इधर का 15 दिन लोगे अगस्त का, जुलाई पूरा लोगे, जून पूरा लोगे, मई अप्रैल पूरा लोगे, मार्च पूरा लोगे, फेब, जनवरी, हाँ बोलो इसके पहले, दिसंबर, नवंबर, बताओ कितने महीने हुए? ये 9 महीने और ये 15 दिन। अभी 15 दिन बाकी हैं, अभी 15 दिन बाकी हैं। तो 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर, है ना? बात समझ में आई? ऐसे लेते हैं, दिन गिन गिन करके लेते हैं। कैसे लेते हैं? दिन गिन गिन करके लेते हैं। पक्की बात है ना? इसको हम कहते हैं इमीडिएटली प्रीसीडिंग 10 मंथ्स। अब हटा सकते हैं इसको। दोनों में फर्क समझ में आया? वहां लास्ट का क्या लेना देना था और यहां इमीडिएटली का क्या लेना देना है? सर आपने तो एक चीज बताई ही नहीं। लो भाई, सैलरी का क्या मतलब है? सैलरी मीन्स बेसिक सैलरी प्लस DAF। अब तो समझ में आया उफ क्यों नहीं लिखा, प्लस परसेंटेज। पक्का? चलो आज हम लोग थोड़ा परसेंटेज को इसके बाद थोड़ा और डिफाइन करते हैं। लास्ट टाइम तो मैंने केवल परसेंटेज का मीनिंग बताई थी। परसेंटेज मीन्स द परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन द बेसिस ऑफ द टर्नओवर अचीव्ड बाय हिम। लेकिन आज थोड़ा परसेंटेज को थोड़ा और देख लेते हैं, शायद कुछ और नई चीज़ें निकल करके आए। हटा सकते हैं? देखो ना कितना आसान था लीव इनकैशमेंट, कोई दिक्कत नहीं। एक पहला ग्रेचुटी का अगर चार्ट समझ में आया, उसके बाद तो हम लोग खुद इतने होशियार हो जाते हैं कि चार्ट को पढ़ना आ जाता है। ये भी आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट है। और ध्यान देना, क्या देना? इसमें भी वही 3 पॉइंट लगेंगे जो हम लोगों ने ग्रेचुटी में लगाए थे। पहला, दिस इज आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट इफ एनी अमाउंट इज रिसीव्ड of leave encashment during the tenure of service is 100% taxable at all, irrespective of the fact whether the employee is government employee or non-government employee. First. Second, if any employee is getting the amount of leave encashment at the time of the retirement from 2 or more employer in the previous year, then in that case the maximum limit would be restricted at ₹3 lakh. That's it. 3 lakh। यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट कितनी है? हर जगह 10 लाख नहीं आएगा, यहाँ 3 लाख आएगा। Third, if the employee has already availed the benefit of leave encashment at the time of the retirement from the previous employer in any earlier year, then now at the time of the retirement from the present employer, if he is getting the amount of leave encashment, then the maximum amount of ₹3 lakhs would get reduced by that amount of the leave encashment which he has already got exempted. Clear? पक्की बात है? हटा सकते हैं अब इसको। लिख लो तीनों पॉइंट्स, कॉपी पेस्ट करने। क्या करने? कॉपी पेस्ट करने। लिख लेना, भूल ना जाना। 20 तारीख या 25 तारीख को बच्चा बोलता है कि अगर वो 20 तारीख को रिटायरमेंट होगा तो 20 दिन इधर का ले लो, 10 दिन उधर छूटा हुआ जो रहेगा। मैंने क्या ना, दिन गिन गिन कर लेना। अब उससे ज़्यादा क्या बोला जाए, एक एक दिन गिनना पड़ेगा। अगर 19 तारीख को हो रहा है तो 19 दिन इधर का ले लो और 11 दिन उधर का ले लेना लास्ट का। कैसे लेंगे? 30 दिन की सैलरी इतनी तो 19 दिन की सैलरी कितनी, 30 दिन की सैलरी उतनी तो 11 दिन की सैलरी कितनी, मिल गया तुमको 30 दिन का, है ना? करेंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो? पक्का? हटा सकते हैं?
यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो लीव इनकैशमेंट, मैंने दो चीज़ें बताई, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय का 100% एग्जाम्प्ट होता है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को देखते हैं चार में से जो सबसे कम होता है। एक्चुअल अमाउंट मैक्सिमम ₹3 लाख, 10 मंथ सैलरी एंड अर्न लीव सैलरी। 10 मंथ सैलरी और अर्न लीव सैलरी इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट इमीडिएटली प्रीसीडिंग 10 मंथ्स एवरेज सैलरी, एंड सैलरी की मीनिंग होती है बेसिक सैलरी DA इफ प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन। क्लियर? कुछ नया सीखा जाए कि सर ये परसेंटेज का मतलब क्या है, तुम लोग बता दोगे? बताओगे कि गलत बताओगे? सही बताओगे? पूछ ले, सही बताओगे कि गलत साबित करवा दे? मैंने तो परसेंटेज वाला ये सिस्टम बोला है कि बस वो एक लाइन का जवाब मैं पूछूंगा, परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन द बेसिस ऑफ द टर्नओवर अचीव्ड बाय हिम। एक एम्प्लॉई है जिसकी सैलरी है, मैं केवल परसेंटेज को डिफाइन कर रहा हूँ, नथिंग एल्स। यहाँ पर ना तो कोई लिव इनकैशमेंट चल रहा है, ना तो ग्रेच्युटी चल रही है, ना कुछ और। मैंने जो परसेंटेज वर्ड लिखा है उसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ। एक एम्प्लॉई है जिसकी सैलरी है 10,000 पर मंथ, उसको DA मिलता है, वो भी इफ में है। कमीशन मिलता है, बताओ लास्ट 10 मंथ्स एवरेज सैलरी। अच्छा, उसको बोनस भी दे देते, क्या याद रखोगे? लास्ट 10 मंथ्स एवरेज सैलरी फॉर कंप्यूटिंग ग्रेच्युटी। अब तो बता दो ग्रेच्युटी के लिए सैलरी का मीनिंग क्या होगा। ये एक एग्जाम्पल मैंने दिया है केवल तुम लोग को समझाने के लिए कि परसेंटेज का मतलब क्या है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। हमारे लिए पिछले 10 महीनों की सैलरी निकाल करके बताओ। कहते हैं ना लास्ट 10 मंथ्स एवरेज सैलरी, था ना ग्रेच्युटी में? बताओ, बोलो भाई। हाँ बोलो बाबू। 14, तुम्हारा 14,400, 14,000, 14,400। कितने लोग कहते हैं 14,400? 14,000 कितने लोग फेवर कर रहे हैं? कोई और आंसर आ रहा हो तो वो भी बताओ। 14,000 कितने लोग कर रहे हैं? सॉल्यूशन, 10 मंथ्स सैलरी ग्रेच्युटी पर्पज से ले रहे हैं तो बेसिक सैलरी प्लस DA प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन। 10,000 बोलो, 2,000 और उड़ी बाबा, ये तो 1 महीने की हो गई, तो 10 महीने की कितनी हो जाएगी? एवरेज सैलरी निकालना है तो फिर से 10 महीने का डिवाइड कर लो। सर ये कौन सी बात होती है, पहले आप मल्टीप्लाई करते फिर डिवाइड करते हैं। हाँ यही करना है तुम लोग को भी, यही करना है तुम लोगों को, पहले मल्टीप्लाई करना है फिर डिवाइड करना है। पूछो ना, पूछो क्यों? हो सकता है बीच में सैलरी चेंज हो ये हो सकता है कि 2-4 महीना तुम लोग को हो सकता है सैलरी 8,000 के हिसाब से मिली हो, तो सबको मिलाकर 10 महीना तो 1 महीने का कितना, फिलहाल कितना आया? सर आपने कमीशन क्यों शामिल नहीं किया? बेटा कमीशन इसलिए शामिल नहीं किया ना, फिक्स दिया गया है, मैंने लिखा है परसेंटेज बेसिस पर होना चाहिए।
क्या हो गया ना गड़बड़? मैंने क्या वर्ड लिखा है? परसेंटेज। और यहाँ तो परसेंटेज कहाँ दिखा है? कमीशन सीधे सीधे लिखा है 400 पर मंथ। ले लोगे कमीशन को ग्रेचुटी के कैलकुलेशन में? अरे वहाँ यही क्या कमीशन काम आता है ग्रेचुटी के कैलकुलेशन में सैलरी में, जो परसेंटेज के बेसिस पर। क्या बोनस जोड़ते हो तुम? क्या लिखवाया है सैलरी का मीनिंग? बेसिक सैलरी प्लस DA इफ प्लस परसेंटेज, बात खत्म। ग्रेचुटी के पर्पज से सैलरी की मीनिंग बताओ। चलो एक तो तुम लोगों ने गलत किया, दूसरा भी गलत करवा दे। रहने दें, अभी हम न्यूमेरिकल पोर्शन पर चल ही नहीं रहे, आएंगे न्यूमेरिकल पोर्शन पर, एक एक चीज़ का जवाब देंगे। हमारे यहाँ पर्पज़ है जो दिमाग में कीड़ा है उसको निकाल करके आगे बढ़ना। कमीशन है 20% ऑफ परचेज विच इज 10 lakhs। अब हमने एक सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया तुम लोगों को, और मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत आनी चाहिए। उससे तुम्हें क्या लेना देना? टेन मंथ्स का है, 10 महीने की परचेज है 10 लाख। बोलो कितना जोड़ दें? बोलो भाई, पर मंथ कितना आ जाएगा? 10 लाख पर 10 महीने का, तो एक महीने पर 1 लाख, 1 लाख का 20% कितना होगा? 20,000। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत होनी चाहिए, गलत है। 0 आएगा। पूछो ना, पूछो क्यों? अरे परचेज दिया है, मैंने लिखा है परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। ये परचेज है, टर्नओवर परचेज होता है, सेल होता है ना, तो परचेज वाला कमीशन ले लोगे। केवल परसेंटेज दिया हो तो परचेज का भी ले लोगे। हो गया ना गड़बड़? अब तो बड़ा आसान हो जाएगा। टर्नओवर ये है एग्जाम्पल नंबर 3। अब मुझे आप इसका जवाब दें, बस लास्ट। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। कितना? 20,000। टोटल कितना हो गया? बोलो भाई, कितना हो गया? गलत जवाब। अभी भी अरे ऐसे कैसे सर, आपने बिल्कुल है ना हद कर देते हैं। हद कर दिया आपने, हद कर दिया सर। ये क्या एक परसेंटेज हो गया कि बवाल हो गया? सब में आंसर गलत आ रहे हैं। अब ऐसी कौन सी गलती रह गई जो सब सही करने के बावजूद यहाँ नहीं ला रहा है? आंजी, मैंने कहाँ दिया है क्वेश्चन में? ये किसकी सेल है? बिजनेस की सेल है या एम्प्लॉय ने सेल की है? तो बात खत्म। हमको तो चाहिए टर्नओवर अचीव्ड बाय हिम। आधा पढ़ते हो, आधा छोड़ देते हो। हमको केवल यहाँ पर वो टर्नओवर लिखना है जो इस एम्प्लॉय के कारण हुई है। तुम लोग खुद करो, ये बिजनेस की है। तो बिजनेस की टर्नओवर से हमको क्या लेना देना? आई दादा, हमको तो वो टर्नओवर चाहिए जो इस एम्प्लॉय ने की है, तो इसीलिए नील। अगर ये लिखा रहता विच इज ₹2 lakhs फॉर 10 months अचीव्ड बाय हिम, अब बात समझ में आई? अचीव्ड बाय, अब जोड़ोगे अब सारी चीजें। परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर अचीव्ड बाय हिम, अब सारी चीजें क्लियर है। अब तुम लोग लेते 2 लाख का, एक महीने का होता है 20,000, 20,000 का 20% होता है 4,000। क्लियर हुआ? इस तरह से अब क्लियर है?
अब हटा दें, अब तो टर्नओवर का परसेंटेज का मतलब समझ में आ गया होगा। अब जो हम लोग देखने जा रहे हैं सेक्शन 10(10)(b) रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। जबरदस्ती निकाला है किसी को, रिट्रेंचमेंट छंटनी। अगर किसी एम्प्लॉय को आप निकाल दें ज़बरदस्ती, अभी रिटायरमेंट की एज में पहुंचा नहीं और बीच में ही आप उसके टेन्योर में निकाल रहे हैं, तो वो अपनी कंपनसेशन की डिमांड करेगा, और जब उसको कंपनसेशन दिया जाएगा तो उसको हम लोग कहेंगे रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। और जब उसको कंपनसेशन मिलेगा, एक तो नौकरी से हाथ धो बैठा और 5-7 लाख रुपए मिल रहा है, उस पर भी गवर्नमेंट की आंखें गड़ी हुई हैं, 5 लाख रुपए मिला है, टैक्स लो। बेचारा नौकरी से हाथ धो बैठा है, उसको अगर कंपनसेशन मिल रहा है तो गवर्नमेंट उसमें भी आंख गड़ाए बैठी है कि उस पर टैक्स दो। नहीं बेटा, उस पर छूट मिलती है आपको सेक्शन 10(10)(b) में। क्लियर है? कितनी छूट मिलेगी? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। पहला दर देखें, लिखना बाद में ना, एक्चुअल अमाउंट। दूसरा मैक्सिमम ₹5 लाख, ओके 5 लाख तक माफ है। और तीसरा है एक्चुअल अमाउंट 5 लाख, और लास्ट है तुम्हारा, बोलो ना, एक कानून है, जब किसी को जबरदस्ती निकाला जाता है तो बड़े प्यार से निकाला जाता है कि लड़ाई से निकाला जाता है। डिस्प्यूट में निकाला जाता है या बड़े प्यार से? जबरदस्ती निकालोगे तो प्यार से निकलेगा या डिस्प्यूट से? डिस्प्यूट। और इंडिया का डिस्प्यूट सबसे बड़ा कब हुआ था? 1947 में। देखो एक कानून का नाम याद हो गया तुम लोग को, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। क्या डिस्प्यूट कहाँ हो रहा है? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय में। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का डिस्प्यूट भी उसी समय हुआ था जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का डिस्प्यूट हुआ था, है कि नहीं? बहुत बड़ा। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। तो यहाँ लिखोगे अमाउंट कैलकुलेटेड एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, डिस्प्यूट का मतलब होता है विवाद, एक्ट 1947। तो अब एक्ट का नंबर याद रखने में दिक्कत नहीं होगी। इंडस्ट्री का डिस्प्यूट हुआ है, दैट्स इट। इन तीनों में जो सबसे कम होगा वो हमारा माफ हो जाएगा। निकालें अपना असाइनमेंट, देखते हैं क्या लिखा है इसमें। रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन received in accordance with any scheme which is approved by the central government is fully exempt। हाँ है ना, जो अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट होगा वो पूरी तरह से माफ होगा अगर रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन अप्रूव्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। मैंने गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं लिखा है, क्या लिखा है? कंपनसेशन अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। मैंने गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहीं नहीं लिखा है। एनी अदर एम्प्लॉय हु रिसीव रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन इज एंटाइटल्ड फॉर एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10(10)(b) एज अंडर एक्चुअल अमाउंट 5 lakhs, अमाउंट डिटरमाइंड एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। सुन लो पहले, क्या मैंने ऊपर गवर्नमेंट एम्प्लॉय लिखा है? अगर थोड़ा उसको ऑपरेशन करें तो यही समझ में आएगा वो एम्प्लॉई गवर्नमेंट ही होगा। गवर्नमेंट किस केसेस में कंपनसेशन डिटरमाइन करेगी किसी एम्प्लॉय के लिए? अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तब। तो लिख लो ब्रैकेट में गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय का पूरी तरह से माफ है। अगर वहाँ ना समझ में आए तो उसके नीचे जो मैंने सेंटेंस दूसरा यूज़ किया, देखो तो लिखा है इन केस ऑफ अदर एम्प्लॉयज़, इसमें इट मीन्स नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। अब क्लियर हुआ? अपने आप वो सेंटेंस बोल देता है। ढंग से सुनना,
एक फर्क आएगा तुम लोगों का सेक्शन 1010B और 1010C में। सर ये 1010C क्या बोलता है? ये बोलता है वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट स्कीम। ऊपर वाले ने क्या बोला था? रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, और ये बोलता है वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन। बताओ कौन कौन जाना चाहता है? मैंने ऐसे पूछा तो कुछ लोगों ने हाथ उठा दिया। तो जाओ कंपनसेशन लो, जाओ अपनी मर्जी से जाओ। दिस इज नोन एज वॉल्यूंटरी। पक्की बात है ना? अब जाते समय कंपनसेशन ले जाओ। याद रखना वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट की स्कीम हर एम्प्लॉयर नहीं देता। मैं अपने इंस्टीट्यूट की बात करूं, कोई अगर जाना चाहे तो क्या मैं उसको कंपनसेशन दूंगा? ना। तुम लोग खुद कह रहे हो ना, तुम लोग खुद कह रहे हो ना। यानी केवल पब्लिक एंटरप्राइज, लोकल अथॉरिटीज, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कॉरपोरेशंस और ऐसी कंपनियां जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करती हैं, जिसको हम पब्लिक कंपनियां कहते हैं, वहां आपको वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम्स मिलेंगी। हर जगह आपको नहीं मिलेगा। जरा देखिए मैंने लिखा है नीचे वॉलंटरी रिटायरमेंट में, एन इंडिविजुअल हु हैज रिटायर अंडर द वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम शुड नॉट बी एम्प्लॉयड इन अनदर कंपनी फॉर द सेम मैनेजमेंट। ठीक है, अगर कोई बंदा एक कंपनी से हटाया जाता है और अगर उसी ऑर्गेनाइजेशन की दूसरी कंपनी में भी काम कर रहा है या वहां जाता है यहाँ छोड़ करके, तो भैया उसको यहाँ पर कंसीडर नहीं किया जाएगा। याद रखना, अंडर द सेम मैनेजमेंट ही शुड नॉट हैव रिसीव्ड एनी वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन बिफोर फ्रॉम एनी अदर एम्प्लॉयर एंड क्लेम्ड एग्जेम्पशन। ओहो, इसके पहले भी किसी दूसरे एम्प्लॉयर के यहाँ से इस तरह की कोई स्कीम का उसने बेनिफिट न उठाया हो। यानी लाइफ में केवल एक ही बार इसका फ़ायदा उठा सकते हो। बार बार एडमिशन ले करके रिटायरमेंट लेना तुम्हारी फितरत में अगर है तो वो फ़ायदा आपको नहीं मिलने वाला। पूरी लाइफ में केवल एक बार ये फ़ायदा मिल सकता है। ग्रेच्युटी बार बार मिल सकता है फ़ायदा, लिव इन कैशमेंट बार बार मिल सकता है, लेकिन वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम का फायदा पूरे लाइफ टाइम में कोई एम्प्लॉय केवल एक ही बार उठा सकता है। इस सेक्शन का एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 1010C इन रेस्पेक्ट ऑफ कंपनसेशन अंडर VRS कैन बी अवेल्ड बाय इंडिविजुअल ओनली वंस इन हिज लाइफ टाइम। देखो ना, यानी अगर किसी को एक ऑर्गेनाइजेशन से निकाला गया है वॉलंटरीली, तो उसी मैनेजमेंट के दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में ना काम करता हो, पहली चीज। दूसरी, पूरे लाइफ टाइम में उसको एक ही बार इसका बेनिफिट मिलेगा, बार बार नहीं। कितना माफ है? एक्चुअल अमाउंट 5 लाख, एक्चुअल अमाउंट 5 लाख। इधर देखें, कोई बच्चा स्टडी मैट लाया है? दे दें इधर। देखें ना, 2 पॉइंट तो वही है। पॉइंट नंबर 1 एक्चुअल अमाउंट, पॉइंट नंबर 2 मैक्सिमम रुपीज 5 लाख। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3। ये बताओ क्या है वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन? इसमें तो कोई लोचा नहीं था कंपलसरी में या रिट्रेंचमेंट में। एक्चुअल 5 लाख है अमाउंट डिसाइडेड एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। प्रॉब्लम कहाँ आई? वॉलंटरी में। जब कोई बंदा अपनी नौकरी छोड़कर जा रहा है जानबूझ करके अपनी इच्छा के साथ, तो जरा ये देखो ना, ये देखो। अब देखो, बवाल करने की बात नहीं है ना, अब मिल बैठ करके बात करने की बात है। वो कहेगा देखिए अगर मैं आपके यहाँ कंटिन्यू काम करता तो 20 महीने में और काम करता, 40 महीने में और काम करता, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम बचा हुआ था। 45 महीने में आपके यहाँ और काम करता, इतने महीने काम करता और 10,000 रुपये के हिसाब से आपके यहाँ सैलरी ड्रॉ करता, तो टोटल इतनी सैलरी ड्रॉ कर सकता था। अब बात समझ में आई? तो देखो ना, रिमाइनिंग पीरियड ऑफ सर्विस, पीरियड ना लिखो, मंथ लिख देते, रिमाइनिंग मंथ्स ऑफ सर्विस। हमेशा क्लियर रहेगा ये चीज़, कितने महीने बचे हुए हैं हमारे।
रिमाइनिंग मंथ्स ऑफ सर्विस मल्टीप्लाइड बाई, ओके, इतने महीनों में हम इतनी सैलरी ड्रॉ कर सकते थे इनटू लास्ट ड्रॉन सैलरी। पक्का ना? बोलो। फोर्थ, इधर सुन लो, लिखना जरूरी नहीं, अभी मैं कटवाऊंगा। लास्ट क्या बचा? उससे पूछा जाएगा, बता तूने आज तक कितने सालों तक अपना समर्पण हमें किया है, कितने सालों तक तुमने अपनी सर्विसेज रेंडर की हैं ऑर्गेनाइजेशन को। तो सामने वाला कहेगा 25 साल मैंने दी है आपको, 25 साल 8 महीने। मैंने कहा 8 महीने को तू गोली मार, 25 महीने की बात कर। कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस, बोलो। 25 साल 8 महीने कंप्लीटेड ईयर्स, कंप्लीटेड ईयर्स मीन्स 25 साल, केवल 8 महीने छोड़ दो, नाम लिखा है कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस, जो फ्रैक्शन है उसको हटाओ। कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, और हर एक साल के बदले हम तुमको 3 महीने का फोकट में सैलरी देंगे। किस नाम से? हर एक साल के बदले, ग्रेचुटी में 15 दिन था, लेकिन वॉलंटरी रिटायरमेंट में 3 महीना। तो इनटू 3 कर लो, अगर 25 साल काम किया है तो आपको 75 महीने का 75 मंथ्स की सैलरी मिलेगी, 75 मंथ्स की सैलरी मिलेगी। तो लास्ट ड्रॉन सैलरी। अब बात समझ में आई? नहीं, 75 महीने की इनटू 1 महीने की सैलरी, तो 75 महीने की सैलरी, जितना महीना बचा हुआ है सर्विसेज का इनटू लास्ट ड्रॉन सैलरी। प्रॉब्लम ये आती है कि इन दोनों में से किसी एक को लिया जाना होता है। क्वेश्चन में हमारे पास अगर फैक्टर्स ये मौजूद हैं, क्वेश्चन में इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, तो हम इन 3 में से जो सबसे कम हो। क्वेश्चन में अगर इसके फैक्टर्स दिए हुए हैं, ये नहीं दिया हुआ है कितना महीना बचा हुआ है, तो इन 3 में से जो सबसे कम हो। लेकिन अगर सारे फैक्टर्स मौजूद हैं हमारे क्वेश्चन में, ये भी निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं, तो निकालो ना सब। लेकिन जब थर्ड और फोर्थ की बात आएगी तो इन दोनों में से हाई कौन है उसको ले लेते हैं। तो बचेगा क्या? जो हायर होगा उसको ले लो, और फिर तीनों में से जो सबसे कम हो। ये हायर और इन 2, और उसके बाद इन तीनों में से जो सबसे कम। बोलो। क्लियर है? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग में ध्यान देना कि 3 में से कम ना हो। 4 पॉइंट है, लास्ट के 2 पॉइंट में जो हायर हो, और फिर तीनों में से जो सबसे कम, क्योंकि वर्ड लिखा है लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। सर, सैलरी का क्या मतलब है यहां पे? यहां तक कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो भाई। चले सर, सैलरी का क्या मीनिंग है यहाँ पे? तो जो नॉर्मल मीनिंग है वही यहाँ पर भी मीनिंग है। सैलरी इक्वल टू हो जाएगा बेसिक सैलरी प्लस DA इफ प्लस परसेंटेज। बिल्कुल नॉर्मल मीनिंग, बेसिक सैलरी प्लस DA इफ प्लस परसेंटेज। अब तो समझ में आया गया क्या मतलब है? इसमें कोई दिक्कत है तो बोलो। जो आज हम लोगों ने देखा
वो सबसे पहले आज सेक्शन 10(10)A देखा, लिव इन कैशमेंट। दो तरह से एम्प्लॉयज़ को बाइफरकेट किया, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का पूरी तरह माफ़ किया, नॉन गवर्नमेंट के केस में दो चीज़ें देखी। ना 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 ना, एक ही चीज़ देखी, चार में से जो सबसे कम होगा। एक्चुअल अमाउंट ₹3 लाख, 10 मंथ सैलरी, अर्न लिव सैलरी। अर्न लिव सैलरी और 10 मंथ सैलरी इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द इमीडिएटली प्रीसीडिंग 10 मंथ्स एवरेज सैलरी। दैट्स इट। सैलरी की मीनिंग बहुत ही सिंपल थी, बेसिक सैलरी प्लस DA प्लस परसेंटेज। परसेंटेज का सेंस भी हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद सेक्शन 10(10)C देखा था हम लोगों ने, 10(10)B देखा था हम लोगों ने, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन में तीन में से जो सबसे कम होगा, गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का माफ़ होता है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बारे में देखते हैं। तीन में से जो सबसे कम हो, एक्चुअल अमाउंट 5 लाख और अमाउंट डिसाइडेड एज पर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। दैट्स इट। सैलरी का कहीं कोई सेंस नहीं था, मीनिंग नहीं था यहाँ पे। लास्ट हम लोगों ने जो अभी देखा सेक्शन 10(10)C, रिट्रेंचमेंट वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन। तीन में से जो सबसे कम हो, एक्चुअल अमाउंट 5 लाख और तीसरे में दो में से जो सबसे अधिक हो। ठीक, पहला देखा। लास्ट ड्रॉन सैलरी इनटू रिमेनिंग पीरियड ऑफ सर्विस, और दूसरा कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इनटू 3 इनटू लास्ट ड्रॉन सैलरी। दैट्स इट। क्लियर है? एक सेक्शन है, सेक्शन 10(10)D ना, सेक्शन 10(10)CC। क्या बोलता है ये सेक्शन, ढंग से सुनेंगे। कभी कभी कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को बोलता है, कभी कभी कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को बोलता है कि बेटा, अब देखो बदला कैसे निकालता है एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय से, ज़रा उसके पहले मैं कहानी बता दूं और उसके बाद सेक्शन का रेलिवेंस बता दूं। ठीक है ना? मान लो ये एम्प्लॉय है मेरा, मुझे इससे बदला लेना है। क्या लेना है? नाम ही वही है। तो बदला लेना है। इसको सैलरी मैं देता हूँ 20,000 पर मंथ। मैंने इसको एक दिन बुलाया, इधर रहने का घर है ना, तो घर यहाँ है। मैंने कहा उस घर को छोड़ो, मैं तुम्हें घर देता हूँ, चलो दिखाता हूँ। बाहर से पूरा हवेली, भव्य हवेली है कि नहीं, कीमत करोड़ों रुपए में है। मैंने कहा जा तू आज से इस घर में रह। अब अपना घर कहाँ अच्छा लगने वाला था उस हवेली के सामने। तुरंत बोरिया बिस्तर उठाया और हवेली में रहना शुरू कर दिया। 1 साल बीता, मुझे बदला लेना था। 1 साल बीता, इसकी टोटल सैलरी का कैलकुलेशन हुआ। महीने में ये पाता था 20,000, सालाना पाता था 2,40,000। और सैलरी का मतलब होता है परक्विजिट्स की भी वैल्यू जोड़ो, जो इसको मैंने हवेली दी थी, है कि नहीं। हवेली को अगर किराए पर उठा सकते थे, मतलब वो सब कैलकुलेशन वगैरह करके देखा तो 30 लाख रुपए की वैल्यू निकली। कितने रुपए की निकली? अकेले राज कर रहा था साल भर। कर बेटा तू राज। अब देखो बदला कैसे लिया मैंने। 32,40,000 रुपये इसकी इनकम हो गई। और इस पर अगर टैक्स निकाला जाए ऑन एन एवरेज, चलो छोड़ दो सारी बातें, 15% के हिसाब से नियर अबाउट 4 लाख रुपए टैक्स देना पड़ेगा इसको। कैश कितना मिला था इसको? कैश इतना ही मिला, बाकी तो कैश मिला नहीं। कैश इतना मिला और बेटा निकाल 4 लाख रुपए। मैंने अपना बदला पूरा कर लिया। तो गवर्नमेंट को बात समझ में आई। अब कोई बंदा आपने अगर एम्प्लॉय को बड़ा बेनिफिट देना चाहता है तो बदला लेने वाली बात हो गई कि बाद में तुझे टैक्स देना पड़ेगा। तो एम्प्लॉयर ने कहा तू उस हवेली में रहना चाहता है? तो उसने कहा इनाम दे रहे हैं या सज़ा दे रहे हैं? तो मैंने कहा भाई सज़ा नहीं दे रहा हूँ, जो सज़ा वाला अमाउंट आएगा ना वो मैं पेमेंट कर दूंगा। अब तो खुश? नहीं समझे मेरी बात। जो टैक्स बनेगा उस पर, परक्विजिट्स पर, जो 30 लाख रुपए आया है, उसके लिए तू टेंशन ना ले। तुझे लगता है सजा है, वो सजा मैं झेलूंगा, उसका टैक्स भी मैं दूंगा। सोचो मैं इस पर कितना निहाल हूँ। 2,40,000 की सैलरी दे रहा हूँ, 30 लाख का घर दे रहा हूँ और 30 लाख पर लगभग 5-6 लाख रुपए तो मैं टैक्स दे दूंगा गवर्नमेंट को, 2 लाख रुपए की सैलरी दे करके। जो भी हो, मैंने इसको कहा तेरा टैक्स मैं दूंगा, तेरा टैक्स मैं दूंगा, तुम चिंता क्यों करते हो? तुमको जितनी भी हमसे फैसिलिटीज़ हो सकती हैं उठाओ। फ्री में कंप्यूटर चाहिए, फ्री में लैपटॉप चाहिए, फ्री में कोई एसेट्स चाहिए, फ्री में तुमको फर्नीचर चाहिए, दूसरी कार चाहिए, जो भी बेनिफिट्स उठानी है उठाओ ना, बिल्डिंग चाहिए, सब उठाओ बेनिफिट। और लेकिन जो इन नॉन कैश बेनिफिट्स का जो तुम्हारे ऊपर टैक्स बनेगा वो तुम्हारे ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन है। फर्नीचर मैं दे रहा हूँ,
अब इतना ज़्यादा फर्नीचर दे दिया, 50,000 रुपये इसके ऊपर टैक्स बन गया साल भर का। नहीं भैया, मैंने इसको कहा वो टैक्स मैं दूंगा। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स यानी परक्विजिट्स का टैक्स खुद बर्दाश्त करने को तैयार हो जाता है, तो बताओ इसके लिए वो टैक्स भी सैलरी हुई या नहीं? नहीं समझे? ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉय इज मेड बाय द एम्प्लॉयर। इसका ऑब्लिगेशन मैं बर्दाश्त कर रहा हूं, टैक्स इसको देना चाहिए मैं दे रहा हूं, बिजली ये जलाता है मैं दे रहा हूं, तो ऑब्लिगेशन इसका है, मैं पेमेंट कर रहा हूं। टैक्स कौन देना चाहिए? इसको देना चाहिए, मुझे देना चाहिए, इसको देना चाहिए। लेकिन क्या दो अकाउंट रहा है तो वो भी सैलरी बन गई इसकी उल्टा। तो कहा गया पहले तो जो नॉन मॉनिटरी बेनिफिट का मैं टैक्स दे रहा हूं एम्प्लॉयर होने के नाते, उसके हाथ में माफ करो। टैक्स पर टैक्स तो आना नहीं चाहिए, पहली चीज तो ये, टैक्स पर टैक्स लगना नहीं चाहिए, उसको तो हटाओ। तो अगर एम्प्लॉयर नॉन मॉनिटरी बेनिफिट देता है अपने एम्प्लॉय को, तो एम्प्लॉय के लिए वो एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 10(10)(c)(c). मेरे लिए वो खर्चा है या नहीं बिजनेस का? नहीं है, उसको हमें छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि टैक्स, डायरेक्ट टैक्स इज अ पर्सनल एक्सपेंडिचर्स। डायरेक्ट टैक्स इज अ पर्सनल एक्सपेंडिचर, पर्सनल, इसके पर्सनल खर्चों को मैं बियर करता हूँ, तो इसको तो छूट मिल गई। अब मेरे छूट में ले आओगे तो डबल छूट हो गई। है कि नहीं? वो पॉसिबल। तो एम्प्लॉयर को छूट नहीं मिलने वाली, लेकिन हाँ एम्प्लॉय के लिए वो टैक्स का काम सैलरी में नहीं जोड़ा जाएगा, वो नॉन मॉनिटरी बेनिफिट में फिर नहीं जोड़ा जाएगा, वो फिर उसकी परक्विजिट नहीं मानी जाएगी और उस टैक्स पर दोबारा टैक्स नहीं लिया जाएगा। बात खत्म, उसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, झंझट ही खत्म कर डालो। कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के केवल और केवल, मैं नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स की बात कर रहा हूँ, मेरे मुंह से बार बार सुनना, मैंने एक ही वर्ड बार बार यूज़ किया है। अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को दिए जाने वाले नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स यानी परक्विजिट्स का पेमेंट का के टैक्स का पेमेंट खुद करता है, बियर करने को तैयार होता है, तो वो टैक्स एम्प्लॉय के लिए एग्जेम्प्ट इनकम होती है, क्योंकि है तो इसके लिए इनकम, इसके बजाय मैं दे रहा हूँ टैक्स तो इसकी इनकम हो गई, उसके हाथ में माफ है। अब क्लियर है? पक्की बात है? डाउट हो तो बोलो भाई, नहीं हटा दें। हम लोगों को जो करना था, रिटायरमेंट बेनिफिट्स सारे कर लिए हम लोगों ने, मालूम है? समझ लो 50 to 60% चैप्टर इज ओवर, नियर अबाउट। और हम लोग रिवीजन कितनी देर में कर लेते हैं 50% चैप्टर का? 5 मिनट में। तो इसका मतलब बाकी 50% का भी रिवीजन कितनी देर में होगा? 5 मिनट में। यानी जब भी हम सैलरी रिवीजन करने के लिए बैठेंगे तो कितनी देर में पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं? इन टोटालिटी 8 to 10 मिनट्स में। समझे मेरी बात? हाउस प्रॉपर्टी 3 से 4 मिनट रिवीजन में लगता है। पीजीबीपी 25 मिनट लगता है, 20 से 25 मिनट के अंदर वैरी करता है, आधा घंटा मान लो। कैपिटल गेन 20 मिनट लगता है, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड 5 मिनट लगता है, क्लबिंग 5 मिनट लगता है। सोचो जब जिस दिन तुम लोगों ने पूरा इनकम टैक्स पढ़ लिया तो टोटल टैक्स रिवीजन करने में कितने घंटे लगेंगे? 4 घंटे। उस दिन समझना कि तुम लोग का टैक्स बढ़िया है। जब हम पढ़ते थे तो हम ऐसे ही करते थे, डेली 4 घंटे 5 घंटे में मेरा टैक्स रिवीजन होता था। नहीं, मज़ा भी आता है। डेली एक बार टैक्स सुबह उठाया, दोपहर तक खत्म कर दिया। सोचो कितना मज़ा आया। कॉस्ट उठाते थे सुबह 8 बजे, 1 बजे तक पूरी किताब खत्म। कितनी देर में? 5 से 6 घंटे में पूरी किताब खत्म कॉस्ट की। और 7 किताबें मैंने रखी हुई थी। कितनी? 7 समंदर पार। तो 7 किताबें थी। कितनी किताबें थी? मंडे को किताब फाइनल थी, मंडे को मैं ये किताब सॉल्व करूंगा, ट्यूसडे को ये किताब सॉल्व करूंगा, वेडनेसडे को ये, थर्सडे को ये, और उसका टाइम फिक्स था सुबह 8 बजे से लेकर 1 या 2 बजे के अंदर पूरी किताब फेंक देते थे। सोचो 7 दिन में 7 किताबें। एग्जाम तक मैंने लगभग 1.5 से 2 महीने तक कितनी बार उनको रिवाइज किया होगा? नहीं समझे? एग्ज़ाम जिस दिन था उसके 2 दिन पहले मैंने नई बुक खरीद करके उसको सॉल्व किया था। नहीं समझे? एग्ज़ाम देने गए थे दिल्ली में, 2 दिन बचा हुआ था, टहल रहे थे भाई, शाम को घूमने का मन किया पढ़ पढ़ करके, वैसे ही 50 किताबें ले गए थे, पर टहलने का मन किया, बगल में बुक मार्केट थी, टहल रहे थे, एक किताब दिख गई, हनीफ मुखर्जी। अच्छी लगी देखने में, कवर वगैरह बड़ा मोटा था, अच्छा लगा। मैंने कहा ये तो 2-3 क्वेश्चन उसमें अच्छे भी दिखे, तुरंत किताब परचेज़ की और उसको 2 दिन के अंदर उसी को किया। जितनी किताबें ले गए थे उसको किनारे रख दिया और पूरी किताब को 2 दिन। कहने का मतलब वो क्यूरियसिटी रहती है। नहीं तो कौन आदमी इतनी हिम्मत कर सकता है परसों एग्जाम है और अब नया किताब लेकर के पढ़ो। क्यूरियसिटी ये थी कि अगर 10 क्वेश्चन में मुझे इसमें से नए मिल गए पूरी बुक में से,
तो मेरा पढ़ना सफल हो गया ना। तो मुझे वो 10 क्वेश्चन चाहिए थे, पूरी किताब से मुझे कोई लेना देना नहीं था। फिलहाल अब हम लोग पढ़ाई करेंगे जो तुम लोग को आज असाइनमेंट बांटा गया है। जरा देखें तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है अलाउंसेस का। कौन सा है ना? नहीं है? हम लोगों ने परक्विजिट्स के बारे में सर आपने तो बात की ही नहीं, परक्विजिट की कहानी वहीं पढ़ा करके डेफिनेशन छोड़ दी। हाँ मैंने कहा ना अभी छोड़ दिया। अलाउंसेस जब हम लोग खत्म कर लेंगे तो परक्विजिट्स पर आराम से कहानी पढ़ेंगे लास्ट तक। 3 क्लासेस तो केवल परक्विजिट्स पर ही जाएंगी, 3 से 4 क्लासेस किस पर जाएंगी? केवल परक्विजिट्स की कहानी समझने में। बच्चे बार बार कहते हैं जैसे अभी सर न्यूमेरिकल का ये नहीं हो रहा, एक बार थ्योरी को ऐसे पकड़ लो। कैसे पकड़ लो? ऐसे पकड़ लो, उसके बाद झंझट खत्म हो गया ना। उसके बाद तो उसका इम्प्लीकेशन ही तो जानना है। दिन का कैलकुलेशन कैसे करना है, घंटों का कैलकुलेशन कैसे करना है, कब से कब तक ले जाना है, कैलकुलेशन पार्ट तो बचेगा, लेकिन थ्योरी मेरी पूरी ग्रिप में रहेगी। अगर मैं ऐसे कर दूं, एक थ्योरी पढ़ाऊं, न्यूमेरिकल 4 लगवाऊं, बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन वही चीज़ जब 25 दिन तक खींच जाएगी तो लगेगा अभी कितना बाकी है इसमें, नहीं समझे। और वही पूरी थ्योरी ख़त्म करके अच्छा अब केवल प्रैक्टिस करनी है, करवाइए सर जितना करवाना है, कुछ नया तो पढ़ना है ही नहीं। दोनों में फ़र्क। चल अलाउंसेस की बात करते हैं। आज हम केवल इसका बेस देने जा रहे हैं। अलाउंसेस होते क्या हैं और नॉर्मली अलाउंसेस का मतलब क्या होता है। कुत्ता पालो, हम तुम्हें अलाउंसेस देंगे, उसको कहेंगे डॉग अलाउंसेस। कभी कहते हैं ना तेरे नाम का कुत्ता पालूं, तो पालो ना, हमें क्या दिक्कत है, वो तुमको खिलाना पिलाना पड़ेगा, हमसे थोड़ी खाओगे। लेकिन ना मालिक कहता है कुत्ता पालो, लेकिन हम खिलाने पिलाने का पैसा देंगे। बात समझना। तो डॉग अलाउंसेस ये भी है, कुत्ते को खिलाते हो तो उसके लिए डॉग अलाउंसेस, खुद खाओगे उसमें से नहीं भाई, उसको उसको हम कहेंगे टिफिन अलाउंसेस। बोलो। वार्डन अलाउंसेस, जो हमारे हॉस्टल के वार्डन होते हैं, प्रॉक्टर होते हैं, उनको अलाउंसेस मिलता है, उनको हम कहते हैं वार्डन अलाउंसेस। प्रॉक्टर फुल्ली टैक्सेबल होता है। मेडिकल अलाउंसेस, आपको हर महीने मैंने 2000 रुपये दिए, ये ले 2000, बीमार होना मेरा मुंह मत देखना, ये नहीं बीमार हो गए पर्स निकाल कर मुंह देखे ना। बीमार हो गए हॉस्पिटल में जाओ, डॉक्टरों का मुंह देखो, मैंने हर महीने तुम्हें 2000 रुपये इसीलिए दिए। अब बात समझ में आई? तो इसीलिए दिया है, तो पूरा 100% टैक्सेबल होता है। बीमार हो नहीं हो तुम्हारी हेडेक है। मेडिकल अलाउंसेस पूरी तरह टैक्सेबल होता है, डॉग अलाउंसेस पूरी तरह टैक्सेबल होता है, टिफिन अलाउंसेस पूरी तरह टैक्सेबल होता है, कोई माफ नहीं है। वार्डन अलाउंसेस, प्रॉक्टर अलाउंसेस पूरी तरह टैक्सेबल होता है। डियरनेस अलाउंसेस पूरी तरह टैक्सेबल होता है। प्रोजेक्ट अलाउंसेस 100% टैक्सेबल होता है। मैंने यहां कुछ नाम दिए हुए हैं, उनको एक बार मैं पढ़ देता हूं। फुल्ली टैक्सेबल 3 तरह के अलाउंसेस होंगे, पूरी तरह टैक्सेबल, पूरी तरह माफ, और पार्टली टैक्सेबल, पार्टली माफ। तो हम लोग पार्टली की बात तो बाद में करेंगे, बाटली नहीं पार्टली, पार्टली यानी अंशतः। डियरनेस अलाउंसेस एंड डियरनेस पे 100% टैक्सेबल। सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस, नगर क्षतिपूरक भत्ता 100% टैक्सेबल है। टिफिन या लंच अलाउंसेस पूरी तरह टैक्सेबल है। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंसेस 100% टैक्सेबल है। वार्डन और प्रॉक्टर अलाउंसेस, डेप्यूटेशन अलाउंसेस, ओवर टाइम अलाउंसेस, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस, सर्वेंट फैमिली अलाउंसेस, प्रोजेक्ट अलाउंसेस। अच्छा सर्वेंट फैमिली नहीं, सर्वेंट अलाउंसेस अलग है, फैमिली अलाउंसेस अलग है। प्रोजेक्ट अलाउंसेस पूरी तरह टैक्सेबल है। मैरिज अलाउंसेस पूरी तरह टैक्सेबल है। हॉलीडे अलाउंसेस पूरी तरह टैक्सेबल है, एक्सेट्रा। एक्स्ट्रा नहीं, एक्सेट्रा, वो एक्सेट्रा जो बाकी दोनों में नहीं बचा वो सब इसमें आ जाएगा। ये पूरी तरह टैक्सेबल है। कहोगे सर याद करना पड़ेगा, याद हो जाएगा अपने आप। अगर हमें ये पता चल जाए ये पूरी तरह माफ है और ये पार्टली वाला है, तो बाकी जो बचा वो फुल्ली टैक्सेबल वाला हो गया। क्यों हम टेंशन लें, केवल हमने तो एग्जाम्पल्स दे दिए जितने थे। बोलो ना सर पूरी तरह माफ वाला कितना होता है? ये 3 होता है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस को मिलने वाला अलाउंसेस पूरी तरह माफ होता है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस को मिलने वाला अलाउंसेस पूरी तरह माफ होता है। कोई भी अलाउंसेस दे दो, कोई भी अलाउंसेस दे दो, मेरे मुंह से जो निकल रहा है वर्ड ढंग से सुनना।
सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस को मिलने वाला अलाउंसेस पूरी तरह माफ होता है, कोई भी अलाउंसेस दे दो। यूएनओ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ के एम्प्लॉयज को मिलने वाला अलाउंसेस 100% माफ होता है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस के एम्प्लॉयज को मिलने वाला अलाउंसेस 100% माफ होता है। और तीसरा है कि अगर कोई इंडियन गवर्नमेंट अपने इंडियन सिटीजन को बोलती है इधर आओ और बांग्लादेश में जा कर के राजनयिक बन जाओ, एम्बेसडर का काम करो, या वहाँ जाओ, या वहाँ अपॉइंट कर देती है, देखते नहीं वहाँ एम्बेसी रहती हैं, इंडियन एम्बेसी हर कंट्री में है, तो वहाँ कौन काम करता होगा? अफ्रीकन कंट्रीज़ में अगर एम्बेसी इंडियन है तो वहाँ अफ्रीकन लोग काम करते होंगे, इंडियन, यानी वहाँ पर उनका डेप्यूटेशन होता है। पाकिस्तान में इंडियन एम्बेसी में इंडियन लोग होंगे, बांग्लादेश में इंडियन एम्बेसी में इंडियन लोग होंगे। इंडियन एम्बेसी का मतलब समझते हो? अमेरिकन एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी का क्या इंपॉर्टेंस है मालूम है तुम लोग को? नहीं मालूम। मान लो तुम अमेरिका में हो और गलती से तुमने किसी का कत्ल कर दिया, गलती से तो वहाँ की तुम्हें पुलिस पकड़ लेगी। लेकिन अगर तुम दौड़ करके इंडियन एम्बेसी में छुप जाओ तो वहाँ की गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि इंडियन एम्बेसी के अंदर चले जाने का मतलब है कि आप हिंदुस्तान के अंदर आ गए। वो एरिया, जितनी एरिया में इंडियन एम्बेसी होती है उसको माना जाता है हिंदुस्तान। नहीं मालूम है ना? वहाँ पर हिंदुस्तान के रूल रेगुलेशन लगेंगे सारे। अब समझ में आई? तो फिलहाल तो अगर कोई इंडियन सिटीजन आउटसाइड इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है और उसको वहाँ कोई भी अलाउंसेस दे दो, सब का सब माफ़ है। अब क्लियर हुआ? 3 अलाउंसेस पूरी तरह माफ़ होते हैं। तो हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है ना, बाकी सब टैक्सेबल होंगे। 3 पूरी तरह माफ़ होते हैं। पहला, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मिलने वाला अलाउंसेस पूरी तरह माफ़ होता है। यूएनओ ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को मिलने वाला अलाउंसेस पूरी तरह माफ़ होता है। इंडियन यानी आउटसाइड इंडिया इंडियन सिटीजन अगर कोई काम करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको वहाँ डेप्यूट कर रखा है, तो वहाँ पर उसको मिलने वाला अलाउंसेस पूरी तरह माफ़ होता है। विदेश में मिलने वाला जितना भी अलाउंसेस होगा इंडियन सिटीजन को, वो सारा का सारा माफ़ होगा। दैट्स इट। अब क्लियर है? इसके बाद हम लोग देखेंगे पार्टली वाला, और ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही देखेंगे, और ये ख़त्म भी हो जाएगा तुम लोग का अलाउंसेस। नेक्स्ट क्लास में उम्मीद करते हैं पूरा ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद केवल परक्विजिट्स रह जाएगा। थैंक यू बच्चों।